ठीक है, आओ अब इधर अटेंशन। कल हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट में, वो भी आर्टिकल 15 क्लॉज 3 की, है ना। उसमें हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान जिसको हम अपवाद नहीं कह सकते। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 और जो आपका आर्टिकल 14 है उसका हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको उल्लंघन नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्या है, ये समाज में मतलब एक जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको एक तरीके से उत्थान का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। देखिए अभी परसों ही सुप्रीम कोर्ट का एक इसी से रिलेटेड एक जस्टिस भी आया है ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से ही रिलेटेड। और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, है ना। इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से रिलेटेड परसों ही एक जस्टिस आया है, उसमें एन.वी. रमन्ना जो चीफ जस्टिस हैं उनकी संवैधानिक पीठ उसमें बैठी, मतलब वो उनकी जो बेंच है वो बैठी थी और उन्होंने जजमेंट दिया इस 1961 का जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, ठीक है, डाउरी एवोल्यूशन जो एक्ट है उससे रिलेटेड। तो इसमें जो है एक डिसीजन में उन्होंने एक जो वर्ड है वो वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ, उस वर्ड को उन्होंने डिस्क्राइब किया है। अभी इससे पहले एक वर्ड हुआ करता था सून बिफोर डेथ, सून बिफोर डेथ। सून बिफोर डेथ ये काफ़ी एक विवाद का वर्ड था। मतलब ये है कि अगर किसी महिला की मृत्यु हो रही है, अच्छा एक केस भी था 1997 का, 1997 का एक बिहार की एक महिला का केस था, उसी केस की ही सुनवाई करते हुए इस वर्ड को डिस्क्राइब किया है सुप्रीम कोर्ट ने और अपना जजमेंट दिया है, ठीक है। वो 1997 में वो महिला जो है अपने ससुराल से चली गई थी और फिर कम से कम 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसकी जो है डेड बॉडी मिली। तो केस ये चल रहा था कि मान लीजिए अब घर जो इसके महिला के घर वाले थे उन्होंने तो आरोप लगाया दहेज हत्या का, है ना, डाउरी डेथ का। अच्छा, डाउरी डेथ एक वर्ड है, डाउरी डेथ, डाउरी डेथ, डाउरी डेथ मतलब दहेज हत्या, ठीक है। अब ये जो डाउरी डेथ है इसमें देखिए एक हत्या के लिए 302 तो है ही, इस डाउरी डेथ के लिए जो सेक्शन लगता है वो लगता है 304 के तहत, ठीक है, 304A के तहत। इस डाउरी डेथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट दिया है वो है 304B। इस 304B को इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया है। तो अभी तक ये था कि अगर मान लीजिए कि किसी महिला की अगर मृत्यु हो रही है अपने ससुराल में या फिर किसी ऐसी परिस्थितियों में, तो अब उसमें क्या है कि ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि भाई उस महिला पर फिजिकल टॉर्चर ही हुआ हो, उसकी वजह से डाउरी डेथ हुई हो। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड इसमें और जोड़ा कि फिजिकल जो आपकी टॉर्चर है उसके साथ ही साथ जो मेंटल टॉर्चर है उसको भी बिल्कुल उतना ही तवज्जो दी जाएगी। जैसे फिजिकल टॉर्चर को तवज्जो दी जा रही है वैसे ही मेंटल टॉर्चर को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर किसी महिला के साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है और उसकी वजह से वो अगर ऐसा कुछ एक्शन कर रही है, ठीक है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि इसके ऊपर कोई फिजिकल टॉर्चर तो हुआ नहीं था, उसने ऐसी जो है मतलब जो नहीं टोंट मारना और ये सब चीज़ें वो भी उसमें शामिल कर लिया कि ये भी क्या है, ये भी उसकी हत्या के लिए या उसके आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम है और उसके लिए 304 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ बात हो रही है सून बिफोर डेथ, यानी डेथ से, महिला की डेथ से जस्ट पहले भाई कोई ना कोई जो एक्शन हुआ होगा, चाहे वो फिजिकल टॉर्चर का हो या मेंटल टॉर्चर का हो, वो बिल्कुल उसकी जो है डेथ के, मृत्यु के जस्ट पहले का एक्शन हुआ होगा। अब यहाँ पर जो अभी जो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो इस डिसीजन में, परसों डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लेरिफाई किया वो सून बिफोर डेथ को इन्होंने क्लेरिफाई किया। भैया सून बिफोर डेथ हम किसे कहेंगे? 2 दिन पहले जो एक्शन हुआ है उसको कहेंगे, 2 महीने पहले को कहेंगे, 2 साल पहले को कहेंगे कि 2 घंटे पहले को कहेंगे? इसकी कोई अभी तक लिमिट नहीं थी। और यही जो लिमिट है इसी का क्या होता है, इसी को वकील क्या करते हैं, उसी के बातों में उलझाते हैं। तो जो 1997 का जो केस चल रहा था बिहार की उस महिला का, बिहार की थी, तो वो ससुराल से निकल के चली गई और लगभग 2-3-4 महीने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। तो जो बचाव पक्ष वाले हैं यानी कि पुरुष पक्ष वाले उधर, तो वो वकील तो दलील दे रहा था कि भाई ये तो सून बिफोर डेथ का मामला है ही नहीं, भाई वो तो अपने ससुराल से काफ़ी पहले निकल आई थी और फिर उसके बाद दिमाग में कुछ भी घटनाएं चली हो, उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, तो इसको हम डाउरी डेथ में शामिल नहीं कर सकते।
इसको हम डाउरी डेथ में, क्योंकि डाउरी डेथ के लिए क्या जरूरी है कि सून बिफोर डेथ कोई एक्शन होना चाहिए, यानी उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया हो या उसकी हत्या की गई हो, उसको हम किस में रखेंगे, डाउरी डेथ में। देखिए, या तो अगर उकसाया गया, और चाहे उकसाने में चाहे वो फिजिकल टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर कैसे भी उकसाया गया हो, वो भी डाउरी डेथ में आएगा। या तो अगर की गई हो मान लीजिए, तो भी वो डाउरी डेथ में आएगा, और उसके लिए जो भी प्रोविज़न है वो अलग चलेंगे। उसके लिए हत्या का जो मुकदमा है वो अलग चलेगा, 302 से इतर। भाई 302 में शामिल होगा, बट 302 से इतर भी उसमें चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वो अलग, बिल्कुल सेक्शन ही अलग है। यहाँ पर उस वकील ने दलील दी, बचाव पक्ष वाले ने, कि भाई ये तो सून बिफोर डेथ इसमें तो है ही नहीं, यानी कि वो तो पहले ही ससुराल से निकल गई थी। जब पहले ही निकल गई तो उसके ऊपर जो है टॉर्चर कैसे हुआ, उसको उकसाया कैसे गया? जब वो पहले ही निकल गई, तो अगर मान लीजिए वो निकलती और फिर तुरंत वो ऐसा कुछ कदम उठाती, तो माना जाता कि सून बिफोर डेथ कोई एक्शन किया गया। इस बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि ये जो एक्शन है, ये एक्शन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वो तो ससुराल से पहले ही निकल गई थी, और बाद में अगर उसने बाद में किसी अन्य परिस्थितियों से अगर आत्महत्या कर ली, तो उसको हम डाउरी डेथ में शामिल नहीं कर सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है तुम्हें? अब आ रही है? हाँ, ठीक है। तो मैं लगाया हूँ माइक, तुम लोगों को बताना चाहिए था कि माइक जो चल ही नहीं रहा है। ओके, सुनाई दे रहा था। ओके, तो मतलब कहाँ पर सारी चीज़ें फंसी हुई हैं इस वर्ड पर, सून बिफोर डेथ। इसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं थी, और इसी को वकील क्या दलील दे रहा था? वकील दलील दे रहा था कि यहाँ पर ये एक्शन हुआ ही नहीं है, और जब ये एक्शन नहीं हुआ है तो इसलिए इसकी जो उसने आत्महत्या की उस लड़की ने, उसको डाउरी डेथ में ही शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि 7 साल तक, 7 वर्षों तक का पूरा जो पीरियड है, ये सब माना जाएगा सून बिफोर डेथ को। 7 वर्षों तक का पूरा पीरियड माना जाएगा सून बिफोर डेथ को। अब आपने भले ही आपने 1 साल पहले कोई मेंटल हेरेसमेंट किया था, अब 1 साल बाद अगर ऐसा कोई एक्शन हो रहा है उसके द्वारा, तो उसको भी किसमें शामिल किया जाएगा? सून बिफोर डेथ के अंदर में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर 7 वर्षों तक अगर कुछ ऐसा एक्शन महिला कर रही है और ये क्लियर हो जाए कि उसको कभी भी उसका मेंटल या फिजिकल हैरेसमेंट हुआ था, तो उस पूरे पीरियड को सून बिफोर डेथ में शामिल कर लिया जाएगा। वकील सब यही तो बाल के खाल निकालते हैं कि सर ये तो जस्ट मृत्यु से पहले तो ऐसा कुछ उसके साथ हुआ ही नहीं, जब हुआ नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि डाउरी डेथ है? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो लैंडमार्क डिसीजन है वो क्या है कि जो सून बिफोर डेथ जो वर्ड है, इसकी लिमिट को पूरा इन्फिनाइट कर दिया। 7 वर्षों तक पूरे पीरियड को सून बिफोर डेथ माना जाएगा, ठीक है। और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। इसको क्या माना गया कि भले ही 4-6 महीने पहले उसके साथ कुछ ऐसा एक्शन हुआ था और उसके बाद उसने सुसाइड की, लेकिन फिर भी उसको कंसीडर किया जाएगा डाउरी डेथ के अंतर्गत, ठीक। और इसीलिए कौन सा सेक्शन लगेगा? एक्ट मैंने लिख दिया, सेक्शन 304B, सेक्शन 304B, ये सेक्शन ही लाया गया डाउरी डेथ के लिए, ठीक है जी। ओके, तो देखिए हम लोग पढ़ ही रहे थे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, और उसी दहेज ये सारी जो प्रक्रिया है इसको कहाँ जोड़ दिया गया? इसको जोड़ा गया सेक्शन 2 में, जो आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 है, इस भाई वो भी पूरा क्या था, वो पूरा एक्ट लाया गया। उस एक्ट की जो धारा 2 है, उस धारा 2 में क्या किया गया है? ये सारी बातें की गई हैं और कहा गया है कि अगर ऐसा कोई डाउरी डेथ होता है तो उसके लिए 304B के तहत क्या किया जाएगा? मतलब आईपीसी की धारा 304B के तहत मुकदमा चला जाएगा, यानी कि जो वो है सजा है, सजा का प्रावधान किया जाएगा। देखो इधर सुनो, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, ठीक है। इंडियन पीनल कोड ये क्या है? इसमें सारी सजाएं लिखी हुई हैं। आपने चोरी की, चोरी में क्या सजा होगी, ठीक है। 120B, आपने मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, 302, आपने किसी की हत्या का प्रयास किया, 307 के आधार पर आपको सजा दी जाएगी। 302 में आपने उसकी हत्या की तो सजा दी जाएगी। 120B, हत्या भी बहुत तरह का है। हत्या एक तो आपने
अचानक से किसी की हत्या कर दी, आपको गुस्सा आई, अचानक से आपने हत्या कर दी। अगर अब 302 के साथ 120 भी अगर लग गया तो ये जो है ये ज़्यादा क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया मुद्दा। आपने षड्यंत्र के तहत आपने हत्या की। भाई हमारी जो न्यायपालिका है वो ये मानती है कि जो भी एक्शन हो रहा है उस एक्शन को देखती है कि एक्शन जो है आपकी इच्छा के साथ हुआ है, मतलब आपकी इच्छा उसमें शामिल है कि नहीं शामिल। कोई भी एक्शन में जो ये इतने लंबे लंबे जो मुकदमे चलते हैं तो वो इसलिए नहीं चलते कि आपने हत्या की है कि नहीं की। मुकदमे जो इतने लंबे चलते हैं हत्या के, वो इसलिए नहीं चलती कि आपने हत्या की है कि नहीं की। वो तो ठीक है की है आपने, वो तो तुरंत फैसला हो जाएगा, सबूत मिल गया, फैसला हो गया। जो इतने लंबे केस चलते हैं वो चलते हैं कि आपने अपने पूरे होश हवास के साथ पूरी आपकी इच्छा उसमें शामिल है कि नहीं, आपने जो एक्शन किया उसमें आपकी इच्छा शामिल है कि नहीं। भाई दो तरीके से हो सकता है ना, अपने अचानक गुस्सा ही अपने अचानक से किसी को मार दिया, एक हो जाता है गलती से आपने मार दिया, एक हो जाता है आपने बाकायदा पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने मारा। तो जब आपने पूरी प्लानिंग के साथ मारा तो क्या है वो ज़्यादा उसमें, अब आपने पूरी प्लानिंग की है तो वो 120 भी उसमें शामिल हो जाएगा, यानी आपने षड्यंत्र के साथ आपने ये काम किया है तो वो क्या है, वो ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। और इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं। आपने सूर्यास्त से पहले आपने हत्या की, सूर्यास्त के बाद हत्या की, सूर्यास्त के बाद अगर हत्या की ज़्यादा बड़ा मुद्दा। आपने उसके घर के बाहर उसकी हत्या की, उसके घर में घुस के हत्या की, उसके घर के बाहर हत्या की कि उसके घर के अंदर घुस के हत्या की, वो अलग मैटर है, वो और ज़्यादा सीरियस हो गया। आपने धारदार हथियार से हत्या की कि आपने किसी ऐसे चीज़ से डंडा उंडा मार दिया और हत्या हो गई, ठीक है। आपने बंदूक से हत्या की, अब बंदूक लाइसेंसी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो ये इतना जो लंबा टिपिकल चीज़ें चलती हैं कोर्ट में, तो इसलिए नहीं चलती कि आपने हत्या की है कि नहीं की। ये सारा देखने के लिए सारे आधार कि क्या उसके पीछे के क्या बैकग्राउंड क्या था, जो आपने हत्या की वो परिस्थितियाँ क्या थी। हाँ, परिस्थिति वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। सुप्रीम मतलब जो न्यायपालिका वो परिस्थितियाँ देखती है कि क्या परिस्थितियाँ थी जिन आधारों पर आपने हत्या की है। कोई चोर आपके घर में घुस आए और उस चोर के हाथ में धारदार हथियार है और आप हत्या कर दें उसकी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चोर आपके घर में घुस आए, उसके हाथ में कोई हथियार है ही नहीं, आपने हत्या की, थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। चोर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है और तुम बाहर निकल के हत्या कर दो तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या शामिल किए जाएंगे, परिस्थिति। तो ये जो मैंने कहा जो सेक्शन 304B है धारा, इसे आईपीसी की जो भी कोर्ट्स होती है उनको धारा कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड धारा, ठीक है। दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इसमें आईपीसी में क्या दिया हुआ रहता है, आईपीसी में दी रहती हैं कि जो भी क्राइम्स हैं इन क्राइम्स के लिए क्या सजा दी जाएगी। इन क्राइम्स के लिए, चोरी के लिए क्या सजा, हत्या के लिए क्या सजा, हत्या के प्रयास के लिए क्या सजा, तो आईपीसी में दी जाती है सजा। क्या सजा मिलनी है, 2 थप्पड़ मारने की क्या सजा है ना, लूटने की क्या सजा है, दिन में लूटने की क्या सजा है, रात में ग्रुप बना करके लूटने की क्या सजा है, ठीक। तो ये सब दी जाती है आईपीसी में। अब आता है एक सीआरपीसी, इन सब का बात पॉलिटी में चल, ये सब हिस्सा है आपके पॉलिटी के, राज्य व्यवस्था के। आईपीसी सीआरपीसी हिस्सा है आपके पॉलिटी के, ठीक है। सीआरपीसी क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो प्रक्रिया जो चलाई जाती है। इस सीआरपीसी में क्या दिया रहता है, भाई आपने कोई भी क्राइम किया, अब उस क्राइम की सजा तो दी हुई है आईपीसी में, लेकिन अब उस किस प्रक्रिया के तहत आपको सजा दी जाएगी वो किस में आएगा, सीआरपीसी में आएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो जो वो प्रक्रिया जो लगाई जाएगी, प्रक्रिया प्रोसीजर, वो सब किसमें दी हुई, सीआरपीसी में। तो जब भी सजा सुनाई जाएगी तो बताया जाएगा, कोड मेंशन करेगा सीआरपीसी की इस धारा के तहत, मतलब सीआरपीसी का सेक्शन बताया जाएगा। उसके बाद वो बताया कि ये सीआरपीसी के हमने ये धारा चलाई ट्रायल के समय, और उसके बाद जब हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि इसने हत्या की है तो हमने आईपीसी की इस धारा के तहत हमने इसको क्या किया है, सजा दी है। अब आया जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहाँ शामिल किया गया होगा, आईपीसी में। भाई ये तो लॉर्ड मैकाले के समय में बन चुकी थी ना आईपीसी। अब उस समय की आईपीसी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग हैं।
उस समय साइबर क्राइम नहीं था, आज साइबर क्राइम है, तो अब हमें साइबर क्राइम को हमको जोड़ना है। उस समय पॉस्को एक्ट नहीं था, आज पॉस्को एक्ट आ गया, ठीक है। तो अब ये पॉस्को एक्ट वगैरह जो है ये सब बाद में जोड़े गए, और जब जोड़े गए तो उसको आईपीसी में उसको अलग से मेंशन कर दिया गया। अब जो भी क्राइम्स होंगे, अब देखा जाएगा आज की परिस्थिति के अनुसार, अगर जो है आज की परिस्थिति के अनुसार हमने वर्तमान में कोई नया कानून बना रखा, तो हम उससे जो है उससे हम ट्रायल वो करेंगे सारी प्रक्रियाएं। अगर नहीं है तो हम आईपीसी जो मूल वाली थी उससे हम करेंगे। तो जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसको क्या है, पूरा एक नियमों का एक क्या होगा, एक पूरा संकलन होगा। कुछ उसमें नियम होंगे 15, 20, 25, 30 नियम होंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में, और उसको आईपीसी के साथ उसको जोड़ दिया गया। अब अगर कोई मुकदमा आएगा दहेज से संबंधित, डाउरी संबंधित, तो अब क्या खोला जाएगा, खोलो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, उसकी सेक्शन 2, उसके सेक्शन 2 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। सून बिफोर डेथ वर्ड क्या होगा, डाउरी डेथ किसको मेंशन करेंगे, ठीक है। अब ये जब डिसाइड हो गया, सेक्शन 2 के तहत कि हाँ ये डाउरी डेथ है, तब अब क्या खोला जाएगा कि डाउरी डेथ की सजा क्या होगी, ठीक है। और सजा कहाँ खोली गई, आईपीसी में और सेक्शन 304 भी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ तक। हाँ, तो हम थे 15 क्लॉज 3 में, लिखिए 15 क्लॉज 4। ये इसकी मैंने वो तो सब लिखवाई दिया था ना, क्या सजा वगैरह थी, है ना। चलिए लिखिए, एक काम करो 15 क्लॉज 4 ना लिखे, पहले एक और हम बात कर लेते हैं, एक और सेक्शन की। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ठीक है, देखिए जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसमें एक पॉइंट अभी और रह गया था, लेकिन मैंने उसको मल्टीपल टाइम में बता चुका हूं कि अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्षों के भीतर, तो अगर उसमें ये वाला सेक्शन चला, मतलब दहेज से संबंधित कोई भी बात आई, मान लीजिए किसी महिला की मृत्यु हो गई 7 वर्षों के भीतर विवाह के, और अगर जो है न्यायालय के सामने ऐसी कोई बात आई कि विवाह के समय दहेज से संबंधित कोई प्रक्रिया पूरी की गई है, तो वहाँ पर भी दहेज लेने वाले को दोषी माना जाएगा। वहाँ पर भी दहेज लेने वाले के ऊपर दहेज हत्या संबंधी चीज़ें लग सकती हैं। तो दहेज लेने वाले, दहेज के लिए उत्प्रेरित करने वाले, इन सब को दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, यानी कोर्ट न्यायपालिका क्या करेगी, डाउरी डेथ से संबंधित चीज़ें या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत ट्रायल करेगी, ठीक है। हाँ लिखिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। लिखिए किसी व्यक्ति का कोई कृत्य घरेलू हिंसा में आएगा, किसी व्यक्ति का कोई कृत्य घरेलू हिंसा में आएगा यदि उससे किसी महिला को मानसिक आर्थिक या शारीरिक प्रताड़ना होती है। ये देखिए, ये भी घरेलू हिंसा अधिनियम में क्यों लाया गया, ये भी तो मैंने बताया ना कि ये भी 15 क्लॉज 3 के ही अंतर्गत है, इसको भी पावर मिली हुई है। क्या हो गया, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना होती है, ठीक है। तो मैं क्या देखो, जैसे घरेलू जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम था 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम है ना, ये सब लाए क्यों जा रहे हैं, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाए जा रहे हैं ना। और ये इन सभी को पावर कहां से मिली हुई है, 15 क्लॉज 3 से, क्योंकि 15 क्लॉज 3 अपवाद की बात करता है कि अगर ऐसे कुछ सरकार इस तरह की कोई भी एक्ट अगर लेके आती है जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए या फिर जो भी दबा हुआ कोई व्यक्ति है उसका उत्थान जरूरी है उसका, तो अगर ऐसे कोई
एक्ट लाती है सरकार तो उसको 15 क्लॉज 1 या 15 क्लॉज 2 या फिर आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। भाई वो है ना कि किसी से भी आप जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो अगर कभी पूछ लीजिए कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इसको पावर कहाँ से मिली है, तो हम क्या बताएंगे 15 क्लॉज 3 से। इनको आर्टिकल 14 और ये 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आवश्यक है उत्थान के लिए। ठीक, लिखिए इस अधिनियम के अंतर्गत, इसे क्या लिखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के आवास के अधिकार को, इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के आवास के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। महिलाओं के आवास के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। फुल स्टॉप। पीड़ित महिला को अपने निवास स्थान पर, पीड़ित महिला को अपने निवास स्थान पर या ऐसा संभव न होने की स्थिति में, पीड़ित महिला को अपने निवास स्थान पर या ऐसा संभव न होने की स्थिति में किसी अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। किसी अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कर। भाई अगर कोई महिला अपने घर में सेफ नहीं है, वो अगर ये शिकायत कर रही है कि मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के एक्ट के तहत क्या है कि उस व्यक्ति के आवास के अधिकार को सुरक्षित किया जाएगा और उसको या तो उसके घर में ही सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए, अगर संभव नहीं है उसके घर में तो किसी स्थान पे आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आरोपी पर होगी। लिख लो। तो उस महिला को उसके घर में सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा या कहीं बाहर अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी आरोपी पर होगी। मतलब जो इसकी व्यवस्था है आवास उपलब्ध कराने की, इस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी? आरोपी पर। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, न्यायपालिका आरोपी को परितोष के रूप में, न्यायपालिका आरोपी को परितोष के रूप में पीड़िता को धन देने का भी आदेश देता है। न्यायपालिका आरोपी को पारितोष के रूप में पीड़िता को धन देने का भी आदेश देता है। ठीक है, आगे लिखिए, आरोपी को कहाँ छोड़ गया? देने का आदेश देता है, पीड़िता को धन देने का आदेश देता है। आगे लिखिए, आरोपी को पीड़ित महिला से मिलने पर रोका भी जा सकता है। आरोपी को पीड़ित महिला से मिलने पर रोका भी जा सकता है और दोष सिद्ध हो जाने पर न्यूनतम एक वर्ष की कैद का प्रावधान है। न्यूनतम 1 वर्ष की कैद का प्रावधान है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा, और हमारे भारत में जो घरेलू हिंसा का ग्राफ है बहुत ऊपर है। ठीक है, तो अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो वो क्या करेगी? वो मुकदमा दर्ज कराएगी और जब तक न्यायालय पूरा प्रोसीजर चेक कर रहा है या फिर न्यायालय जब तक जांच कर रही है आरोप की, तब तक क्या होगा कि उस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा, आरोपी को, कि आप जो है उससे दूर रहेंगे, उससे मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, साथ ही में उसको आवास उपलब्ध कराएंगे, साथ ही में आप क्या करेंगे? उसको पारितोष देंगे, यानी पैसा उसके खर्चा के लिए।
ठीक। और फिर तब तक क्या होगी, सारी प्रक्रियाओं की जांच करेगी, मतलब हर चीज़ की, सारे आरोपों की जांच करेगी न्यायपालिका। अगर आरोप सिद्ध हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो न्यूनतम 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है, न्यूनतम 1 वर्ष। जिस हिसाब से वायलेंस होगा उस हिसाब से सजा ज़्यादा हो सकती है। कल एक और जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, परसों सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार एक एक्ट लेके आई है, सुना है किसी ने, सुना? इससे जस्ट पहले ऐसी एक्ट लेके आई थी आंध्र प्रदेश सरकार, दिशा एक्ट, दिशा एक्ट। और वैसे उसी तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार लेके आई है शक्ति एक्ट। ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट लेके आई है कि जो भी रेप का आरोपी व्यक्ति है उसको मृत्युदंड से संबंधित। तो इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एक्ट लेके आई थी, दिशा एक्ट। बहुत लिखना हो लिख लो, करंट का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। आंध्र प्रदेश सरकार जस्ट इससे पहले एक्ट लेके आई थी, दिशा एक्ट, जिसमें जो रेप का आरोपी जो व्यक्ति है उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। अब देखिए, पहले मृत्युदंड की सजा पहले भी थी, लेकिन पहले तमाम बहुत सारी और चीजें चेक की जाती थी कि क्रूएल्टी हुई है कि नहीं, ठीक है, मतलब और भी बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो देखी जाती थी। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मृत्युदंड की सजा थी। लेकिन अब क्या, ये जो ये दिशा एक्ट लेके आई आंध्र प्रदेश सरकार, उस दिशा एक्ट के तहत क्या है, अगर रेप का आरोपी है सिद्ध हो गया तो अब उसमें ये नहीं कि क्रूएल्टी हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, और जो भी और प्रक्रियाएं हैं वो अब नहीं देखा, अगर रेप सिद्ध हुआ मृत्युदंड। सेम उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार लेके आई है शक्ति एक्ट, शक्ति एक्ट। आंध्र प्रदेश सरकार लेके आई थी दिशा एक्ट, जिसके तहत रेप के आरोपी को मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। और अब आंध्र प्रदेश सरकार लेके आई है शक्ति एक्ट, उसी के तर्ज पर। हाँ, क्या हो गया? महाराष्ट्र सरकार, दिशा आंध्र प्रदेश और शक्ति महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। अभी 2 ही राज्य सरकारें ये एक्ट पास की हैं, ठीक। और बाकी हर जगह क्या है, वही माना जाएगा जो आईपीसी में मूल रूप से जो चल रहा है। बाकी सभी राज्य सरकारें किस तरीके से मानेंगी, जो आईपीसी में मूल रूप से चल रहा है। और अब जो ये जो 2 राज्य हैं, यहाँ पर अगर ऐसा कोई क्राइम होगा तो उसमें अब चूंकि ये देखिए आईपीसी में जोड़ दिया गया ना उसको, तो अब उसके लिए ये देखा जाएगा भाई रेप हुआ है तो अब क्या होगा कि इस राज्य सरकार ने स्पेसिफिक इस क्राइम के लिए ये एक्ट पास कर रखा है, तो अब क्या होगा, वो अब जो है उसके आधार पर सुनवाई करेंगे। अच्छा, इसका विरोध भी हो रहा है। अब क्यों विरोध हो रहा है? बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, ठीक है, सोशल वर्कर्स, सब इसका विरोध कर रहे हैं। पूछे क्यों? इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, एक तो कड़ा प्रावधान है, एक तो कड़ा प्रावधान है। तो अब पहले क्या था कि मृत्युदंड की सजा तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो रही थी, 6 साल 7 साल 8 साल ऐसा भी कभी सजा का प्रावधान हो जाता था, ठीक है, चीज़ें सॉल्व आउट हो जाती थी। अब क्या हो रहा है कि सजा का प्रावधान है, तो अब जो सामाजिक कार्यकर्ता वो ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है, या फिर एक पक्ष अगर हम देखें तो एक पक्ष ये भी इसका आंसर राइटिंग वगैरह की चीज़ें हैं, ये एक पक्ष इसका ये भी हो सकता है कि इससे जो है जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, भाई अब व्यक्ति को पता है कि अगर अपराध सिद्ध हुआ तो मृत्युदंड की सजा ही मिलेगी, तो अब वो तो ये प्रयास करेगा ना कि मामला पहुंचे ही ना। तो जहां पर क्या कहते हैं, मर्डर आफ्टर रेप का जो रेशियो था वो अभी 30% 40% के आसपास था, इसका ग्राफ तुरंत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि अब केस सीधे पता है कि अगर जो है केस गया कोर्ट में तो मृत्युदंड की सजा होगी। तो एक तो अच्छा ये भी है भारत में कि 94.5, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डेटा दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, सॉरी, सेंट्रल ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल क्रिमिनल ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है, उसने ये डेटा दिया है कि 95.8% जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस केस में जो पीड़ित है वो आरोपी को, जो क्रिमिनल है, उसको ऑलरेडी पहले से जानती है, मतलब कि जान पहचान का ही कोई है। तो यहाँ पर एक ये भी बात आ रही है कि अब यहाँ पर उस पीड़िता के ऊपर ये भी दबाव बनाया जाएगा, समाज के द्वारा भी, घर परिवार के द्वारा भी,
कि इस मामले को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि 94.8% केस में क्या है कि जान पहचान का ही कोई ना कोई व्यक्ति है आरोपी। तो अब पता है चूंकि सबको कि अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मृत्युदंड की सजा होनी है। तो अब एक तो पहली बात तो अब उस महिला की जान का खतरा अधिक बढ़ गया। दूसरा, अब समाज और घर परिवार के द्वारा दबाव बनाया जाएगा कि अब जो चीज़ें हो गई तो हो गई। ठीक है, अब इस मामले को दबा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा कि वो जो पीड़ित, वो जो आरोपी है उसको मृत्युदंड की सजा हो जाएगी। तो इसके दो, देखिए ये सिर्फ ये नहीं कि अगर इसका सामाजिक कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो दूसरा एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है। ठीक है जी, चलो, तो घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया। अब लिखिए जरा, दंड संहिता अधिनियम संशोधन 2013, दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2013, दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2013। ये दोनों जजमेंट परसों के ही हैं। दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2013, देखिए, किसी महिला के साथ, पॉलिटी बहुत बड़ा है यार। पिछले जो सेशन था उसमें मैंने ये सब कुछ पढ़ा ही नहीं था। कोई था पिछले सेशन वाला बैठा है? हाँ, ये बैठा तो है। तुम सुमन, तुम आते, तुम नहीं आते ना? भाई बहन हो क्या तुम लोग? हाँ, चेहरा मैच कर रहा है ना। तो छोटे भाई हो तुम? अच्छा, पिछले साल ये और बालक रहा होगा, अब इस साल इसने तैयारी स्टार्ट की होगी, तो इसने कहा चलो समझ में आ रही चीज़ें। ग्रेजुएशन हो गया कि नहीं? 12th हो गया? चलो 12th हो गया, एडमिशन तो हो गया होगा, सेकेंड ईयर है। चलो, तो फिर अभी तो बिल्कुल से नए खिलाड़ी हो इस फील्ड के। और सुमन तुम्हारा हो गया ग्रेजुएशन? तो पिछले बार मैंने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि पिछली बार थोड़ा ज़्यादा ये था ना कि नहीं विद इन टाइम ख़त्म करना है। ठीक है, जितना होगा ख़त्म होगा। हाँ, कोरोना आ, पिछले बार भी कोरोना आ गया था, तो अप्रैल से सब बंद हो गई थी। हाँ, अब ओमिक्रॉन आएगा, आए जो आना हो तो का। अब देखिए, अब मानव जाति को इस वायरस के साथ ही जीना है। कुछ दिनों में क्या होता है कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी लोगों के अंदर। लोगों के अंदर क्या है, पूरे समाज में मोस्टली सभी लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी होगी। तो रहना है कोरोना। भाई कोई भी वायरस आज तक खत्म हुआ? वायरस खत्म होता ही नहीं है यार। कोई भी वायरस देख लो, कौन सा वायरस खत्म हो गया? सब हैं, लेकिन बस क्या हो रहा है, भाई चेचक का खत्म हो गया पूरी तरीके से है, लेकिन क्या है, प्रभाव कम हो गया, क्योंकि अब सब लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है, सबके अंदर एंटीबॉडी बनी रखी हुई है। बचपन में सबके जो है टीके लग रहे हैं। भाई टीके क्या लग तो रहे हैं, टीके हर चीज़ के, तीसरे तो टीके लग रहे हैं। तो कौन सा रोग खत्म हो गया? पोलियो खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, सब तो है। तो अब वायरस ये रहेगा, इसी के साथ ही जीना है सबको। लेकिन बस ये है कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, तो फिर हल्के में हो जाएगा। चलो ठीक है, तुम भी एक किनारे में पड़े रहो, इतने सारे तो ऑलरेडी हैं। अब वहाँ पर पिछले 3-4 साल 5 सालों से, जैसे चीन को घोषित कर दिया गया है, अब यहाँ 3-4-5 साल से केस जहाँ पर नहीं आते हैं, एक लंबे समय से जहाँ अगर केस नहीं आ रहे हैं तो फिर उसको मुक्त घोषित कर दिया जाता है। मुक्त तो होता नहीं है कोई। अरे मुक्त इसलिए घोषित हो गया ना कि अब उस पूरे लोगों के अंदर क्या बन चुकी है, इम्यूनिटी बन चुकी है। अब इम्यूनिटी बन चुकी है तो उस रोग का प्रभाव दिख नहीं रहा आपके ऊपर। नहीं दिख रहा तो रिलैक्स, चिल मारो, रहेगा वायरस तुम्हारे अंदर, लेकिन वो वायरस हावी नहीं हो। वायरस तो रहते हैं ना यार, कौन सा वायरस हमारे अंदर? सर्दी जुकाम का वायरस होता नहीं, हमेशा रहता है सर्दी जुकाम का वायरस, लेकिन जैसे आपकी इम्यूनिटी कम हुई वो हावी पड़ गया आपके ऊपर। कोरोना में क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो जो वायरस है वो हावी नहीं हो पाएगा। बस वही है खेल, वायरस का हावी हो जाना। ठीक है, हाँ। तो हम क्या लिख रहे थे, दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2013 लिखे, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या घूरने का,
किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या घूरने का अपराधी पाए जाने पर, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या घूरने का अपराधी पाए जाने पर पहली बार में 3 वर्ष की सजा, पहली बार में 3 वर्ष की सजा तथा दूसरी बार में 5 वर्ष की सजा, तथा दूसरी बार में 5 वर्ष की सजा। और अगर एसिड अटैक का दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 7 वर्ष की कैद, तो न्यूनतम 7 वर्ष की कैद की सजा, तो न्यूनतम 7 वर्ष की कैद की सजा। और यदि महिलाओं की खरीद का दोषी पाया जाता है, और यदि महिलाओं की खरीद का दोषी पाया जाता है तो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, तो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा, और तो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम मृत्यु होने तक कैद। हाँ? अगर पहली बार घूरा तो 3 साल की सजा, दूसरी बार घूरा तो 5 वर्ष की सजा, अगर एसिड अटैक तो 7 वर्ष की सजा, अगर महिलाओं के व्यापार से संबंधित है तो न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम मृत्यु होने तक कैद। भाई आजीवन कारावास ही अलग है, अधिकतम मृत्यु होने तक कैद। ये मृत्युदंड नहीं है कि आपको फांसी पर लटका दिया, लेकिन जेल में तब तक रखा जाएगा अपराधी को जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। ये आजीवन कारावास से अलग है। आजीवन कारावास हम लोग टर्म सोचते हैं कि आजीवन कारावास हमेशा के लिए, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, लेकिन क्या होता है 12 साल 14 साल, इसमें जो है अलग अलग जो है कोर्ट क्या करती है, समय समय पर उसका संशोधन करती है और छोड़ती रहती है। तो आजीवन कारावास 12 साल 14 साल में मोस्टली रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि न्यूनतम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम मृत्यु होने तक कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे लिखिए। बलात्कार या बलात्कार के बाद महिला की स्थिति मरणासन्न या महिला की स्थिति मरणासन्न होने या उसकी मृत्यु होने पर, बलात्कार के बाद महिला की स्थिति मरणासन्न होने या उसकी मृत्यु होने पर अपराधी को न्यूनतम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। और अधिकतम मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। घूरने वालों समझ आओ, ठीक है। अच्छा 10 सेकेंड है, कुछ 8-10 सेकेंड है। अरे तो तुम्हें टाइम क्या करना है, तभी को ऐसे स्टॉप वॉच लगा के घूरोगे का 5 सेकंड हुए हैं, गलती से स्टॉप वॉच फेल हो गई 3 साल की। ये महिलाओं को प्रोटेक्शन मिला है, पुरुषों को प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैंने क्या लिखवाया है, महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन की बात चल रही है 15 क्लॉज 3 में, पुरुषों को नहीं प्रोटेक्शन की बात चल रही है। ये जो है हाँ अलगे, ये ना करना कि महिला घूर रही है तो कह दो कि जो है अब हम भी घूरेंगे, वो घूर रही तो हम भी बदला लेंगे, हम घूर तो तुम तो वो घूर रही तो कुछ नहीं होने वाला, तुमने घूर दिया तो तुम्हारा गेम हो गया, समझ गया ना। तो हर जगह पर बराबरी नहीं की जाती, ठीक। हाँ अच्छा, ये 1-2 दिन के अंदर 3 दिन में 3 ऐसे डिसीजन आए हैं महिलाओं से संबंधित। एक तो 304 भी आया, डाउरी डेथ, उसमें कौन सा वर्ड क्लियर किया गया, सून बिफोर डेथ।
सून बिफोर डेथ मतलब जो भी उसकी मृत्यु से पहले का जो भी एक्शन हुआ, और वो एक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कहा गया कि ये जो है पूरे 7 वर्षों तक होगा। ठीक है। दूसरा क्या आया, महाराष्ट्र सरकार का ये शक्ति एक्ट। और तीसरा ये आया है कि ये जो घूरना उड़ना वाला मैं बता रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन है, तो अगर जो है महिला को आपने घूर करके कोई ऐसा एक्सप्रेस किया, मतलब कुछ भी, ठीक है, या फिर आपने अपने किसी अन्य एक्सप्रेशन के द्वारा कोई ऐसा आप एक्ट करते हैं, तो उसको भी महिला के साथ क्या माना जाएगा, उसको भी हैरेसमेंट की श्रेणी में डाला जाएगा, उसको भी पूरी तरीके से अपराध की श्रेणी में, मतलब कि उसको भी ऐसा माना जाएगा कि आपने उस महिला का क्या किया है, मतलब मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट करने की आप कोशिश कर रहे हैं। सर किसी ने झूठ कह दिया तो उसका सबूत क्या होता है कि मैंने झूठा है कि तो तभी तो जो है इसमें जो है क्या मिला, इसमें इसका भी ये सिद्ध करना कि आपने नहीं घूरा, ये आपके ऊपर है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी महिला के ऊपर नहीं कि वो अब साबित करते हुए घूमे कि इसने 10 सेकंड घूमा। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आपने नहीं घूरा। जैसे SC/ST एक्ट में जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है, आरोपी के ऊपर सिद्ध करना, तभी तो महिला के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है। तो महिला ही अगर साबित करने में लग जाए तो फिर उसके लिए क्या प्रोटेक्शन। तो अभी एक तीसरा भी जो कोर्ट ने जजमेंट दिया वो इससे रिलेटेड है, घूरना उड़ना से रिलेटेड, कि अब घूरने को, ये तो पहले ही आ चुका था, ठीक, 2013 में ही, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, और ज़्यादा इसको स्ट्रांग बनाया गया है कि आपका ये जो घूरना है एक्सप्रेशन है, इसको अब बिल्कुल से माना जाएगा फिजिकल हैरेसमेंट में, कि आप उसके साथ मतलब क्या, मतलब आपका इरादा क्या है, आपका इरादा है उसका हैरेसमेंट करना, ठीक है। और उसके लिए वही प्रोविज़न चलेंगे जैसे अगर आपने फिजिकली अगर किसी को हैरेसमेंट किया है टच करके, वैसा ही पूरा प्रोविज़न चलेंगे अगर आपने केवल एक्सप्रेशन से अगर ऐसा कोई आपने कृत्य किया है। बात समझ रहे हो ना, फिजिकल और एक्सप्रेशन दोनों में। तो पहले एक्सप्रेशन के लिए अलग चीज़ें चल रही थी, फिजिकल के लिए अलग चल रही थी, अब इस एक्सप्रेशन को उतनी ही वैल्यू दे दी गई जैसे फिजिकल। अब बहुत समस्या, समझ रहे हो ना, तो बच के। तो उसका भी तो आप ही को सिद्ध करना है ना कि सहमति से है, विद कंसेंट और विदाउट कंसेंट। अरे वो फिर वो अलग मैटर, तुम जो है अलग लेके जा रहे हो इन चीज़ों को। इतना ही आसान होता तो भैया कहे को यार मुकदमे चल रहे होते साल 2 साल। भाई जब इतना ही आसान हो जाता हर चीज़ सिद्ध करना तो कहे को मुकदमे चल रहे होते, आधा घंटा में जजमेंट, इसने घूरा है लो पलटाया, ये सजा है लो सजा। तो इतना आसान नहीं ना, इतनी प्रक्रिया इतनी आसान। अब मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं जो है तुमको अभी को सटीक जजमेंट बता दूं कि ये जजमेंट, और तो फिर हम तो CGI ना बन जाए। सटीक मैं विक्रमादित्य की कुर्सी, ये विक्रमादित्य की कुर्सी में थोड़ा मैं खड़ा हूँ ऐसे कि जो है मैं अभी को जजमेंट सही बताऊँगा, ठीक। हाँ, एक और एक्ट लिख लीजिए, पॉस्को एक्ट, पॉस्को POSCO, पॉस्को एक्ट, फुल फॉर्म लिखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, मतलब ये एक्ट है पॉस्को एक्ट, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। यानी कि बच्चों के लिए अधिकार से संबंधित अभी तक हमने बातें जो की 3 एक्टों में, ये महिलाओं के लिए है, उसको भी पावर मिली है 15 क्लॉज 3 से, और पॉस्को एक्ट को भी पावर कहां से मिली है, 15 क्लॉज 3 से। लिखिए इसको जरा, लिखिए इसको, यदि किसी मामले में किसी बच्चे के साथ, यदि किसी मामले में किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है, यदि किसी मामले में किसी बच्चे के साथ
देखिए इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य ये हो जाएगा बच्चों को उनके शारीरिक शोषण से उनकी रक्षा करना, ठीक है ना, बच्चों को उनके शारीरिक शोषण से रक्षा करना। ये क्या उद्देश्य, अगर कभी पूछ लिया जाए कि आखिरकार पॉस्को एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को उनके शारीरिक शोषण से रक्षा करना। अगर आपसे पूछ लिया जाए दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो आप बता देंगे महिलाओं को जो है ये दहेज, ये जो डाउरी डेथ है या जो उनके ऊपर जो ऑफेंस हो रहे हैं उनसे उनकी रक्षा करना, ठीक है। तो यदि किसी मामले में किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म पाया जाता है, दुष्कर्म होता है, तो आरोपी को दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है तो आरोपी को न्यूनतम 7 वर्ष, तो आरोपी को न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो बच्चे को न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बच्चे से पूछताछ माँ बाप या किसी निकट संबंधी की उपस्थिति में ही की जाएगी, कि बच्चे से पूछताछ उसके माँ बाप या निकट संबंधी की उपस्थिति में ही की जाएगी। और इस प्रकार से की जाएगी, और ये जो पूछताछ है, पूछताछ भी इस प्रकार से की जाएगी कि बच्चे की मानसिक प्रताड़ना ना हो, और इस प्रकार से की जाएगी कि बच्चे की मानसिक प्रताड़ना ना हो। ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए पहले जो हमारी मूल जो आईपीसी थी उसमें ऐसा बच्चों को संरक्षण संबंधित कोई उसमें क्लॉज नहीं था। तो अब समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो अब आवश्यकता समझ में आई कि अब हमें ऐसा कोई कानून क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो अब ये पॉस्को एक्ट लेकर के आया गया। अब अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है तो उसके लिए जो अधिवक्ता हैं और जो न्यायाधीश हैं वो किसका सहारा लेंगे, पॉस्को एक्ट का। और पॉस्को एक्ट में देखा जाएगा कि इसके मतलब कि किस तरीके का ये क्राइम है उसमें, और उसमें किस तरीके के सज़ा का प्रावधान किया गया है। और उसमें बताया जाएगा, उसमें ये चीज़ बताई जाएगी कि जो है इसको आईपीसी के इस एक्ट के तहत इसको क्या दी जाएगी, सज़ा दी जाएगी। सारा उसमें सारी प्रोसीजर, सारी आईपीसी प्रोसीजर भी बताया जाएगा कि सीआरपीसी की इस प्रोसीजर के तहत प्रक्रिया चलाई जाएगी, आईपीसी के इस धारा के तहत। हाँ तुम बेटा तुम लेट हो गई हो, बाकी तुम लोग समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम लेट हो गई हो, ये पहले बात चल चुकी है सीआरपीसी आईपीसी सबकी। मैं बता रहा हूँ अगर कोई ऐसी एक्ट हुआ तो उसमें सारा क्लॉजेस दी रहेंगी, ठीक है। और उसमें सारा ये स्पष्ट रहेगा कि सीआरपीसी के इस एक्ट के तहत ये सारी प्रक्रियाएं चलाई जाएंगी। आईपीसी के इस एक्ट के तहत सारी उसमें सेक्शन दिया रहेगा, सेक्शन 2 कहता है कि ये इतनी सज़ा दी जाएगी। और उसमें जो जैसे मान लीजिए अगर ऑफेंस मृत्यु संबंधित है तो उसमें दोनों का सहारा लिया जाएगा, पॉस्को एक्ट का सहारा लिया जाएगा और पॉस्को एक्ट के आधार पर आईपीसी का सहारा लिया जाएगा। दंड तो आप उसी के आधार पर कर रहे हैं ना। पॉस्को एक्ट क्या है, पॉस्को एक्ट तो एक्चुअली में क्या है, आईपीसी के ही तो अंदर एक रख दिया गया चीज़। नहीं समझ आ रही? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं ना, नई चीज़ें जोड़ते हैं, वैसे ही आईपीसी वगैरह में भी अमेंडमेंट कर रहे हैं और यह सारी चीज़ें हम लोग जोड़ रहे हैं उसमें। तो दंड तो एक्चुअली में आईपीसी के ही कोड के तहत दिया जा रहा है। ये थोड़ा कहेंगे कि हम जो है हम पॉस्को एक्ट के तहत हम सज़ा दे रहे हैं। पॉस्को एक्ट के तहत वो सारी प्रक्रियाएं क्राइम देखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो सज़ा दी जा रही है वो तो आईपीसी का ही हम सहारा ले रहे हैं ना उसमें, क्योंकि इंडियन पिनल कोड तो वही है, दंड संहिता। क्या हो गया? हाँ लेकिन हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कि उसको सजा दी जाएगी तो आईपीसी के तहत दी जाएगी, और जो आप प्रोसीजर की बात कर रहे थे प्रोसीजर सर सीआरपीसी में दी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम लेट हो गई हो। और मैंने अभी ये बात फिर से मैंने बोली कि प्रोसीजर जो है सीआरपीसी के तहत किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने आते ही पहले सीआरपीसी आईपीसी इन्हीं सभी से बातें स्टार्ट की है, इनको समझाया कि क्या किसमें क्या होता है, ठीक है। तो आप लेट हो चुकी हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि सीआरपीसी के हमने कोई जिक्र ही नहीं किया, ठीक है। अब लिखिए
आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ठीक है। ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, इसको 1951 का जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके तहत इसको जोड़ा गया है। तो लिखिए जरा इसको, आर्टिकल 50 क्लॉज 4 इसे 1951 में, इसे 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इसे 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। तुम भी LLB कर रही हो क्या? तभी जो है तुम्हारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव है CRPC IPC के लिए। बाकी सबको देखो बेचारियों को कुछ पता नहीं क्या है CRPC, क्या है IPC, सब है वो, चूँकि इसलिए उसके तुरंत कान खड़े हो जाते हैं। IPC वर्ड है, अरे ये तो मेरा फील्ड है इसलिए उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं, मेरा फील्ड CRPC। ठीक है, खैर ओके। कहाँ से कर रही हो? हो भी गया? कौन सी यूनिवर्सिटी से किया? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। ओके, मतलब यूनिवर्सिटी से किया है कि किसी कॉलेज से किया, ये बताओ। गिरवा से ना, तो ये बताओ ना गिरवा से किया है। अच्छा बताया है, सॉरी, ठीक, ओके। हाँ लिखिए, ये जो है 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको शामिल किया गया। लिखिए, सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय आदि से संबंधित प्रावधान किया गया। सामाजिक आर्थिक न्याय आदि से संबंधित प्रावधान किया गया तथा आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। सामाजिक आर्थिक न्याय तथा, वो सामाजिक आर्थिक न्याय क्या है? वही आरक्षण ही तो है सामाजिक आर्थिक न्याय, और क्या है? आरक्षण मतलब सामाजिक आर्थिक न्याय, ठीक है। तथा इसी के तहत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। लिखना चालू कीजिए। मद्रास राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक, मद्रास राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए, मद्रास राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में जाति के आधार पर, मद्रास राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए मेडिकल कॉलेजों में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। मद्रास राज्य द्वारा मेडिकल कॉलेजों में जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध संकुतई दुरई राजन व्यक्ति है मद्रास का। इसके विरुद्ध संकुतई दुराई राजन ने न्यायालय में, भाई देखिए मद्रास राज्य ने क्या किया 1951 में, मतलब 1951 में अमेंडमेंट हुआ, उस समय मद्रास राज्य ने क्या किया, मेडिकल कॉलेजों में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया कि मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। तो इसी के विरुद्ध संकुतई दुराई राजन ने केस किया। लिखिए, इसी के आधार पर संकुतई दुराई राजन ने न्यायालय में केस किया और अंततः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय लेते हुए यह निर्धारित किया गया कि यह आरक्षण अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि यह आरक्षण अनुच्छेद 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन है।
ठीक है। इसके विरुद्ध संसद ने अच्छा, इसको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। पहले ये केस आता है, समझिए बात को, पहले ये केस आ रहा है और बाद में फिर 15 क्लॉज 4 जोड़ा जा रहा है। ठीक, पहले क्या हो रहा है, पहले ये केस आ रहा है, मद्रास राज्य ने क्या किया, मेडिकल कॉलेजों में भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया, तो जिसके विरुद्ध संयुक्त दुराई राज्य ने क्या किया, केस किया, और इस केस की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, इसको 15 क्लॉज का उल्लंघन मानते हुए इसको निरस्त कर दिया। तो अब क्या हो रही है कि जो संसद है वो संसद अब सीधे क्या कर देगी, संविधान में ही संशोधन करेगी और 1951 लेके आएगी और उसको 15 क्लॉज 4 जोड़ देगी और कह देगी कि 15 क्लॉज 4 में जो भी चीज़ें रखी जाएंगी वो 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लीजिए। तो पहले जो है केस आ रहा है संगुतई दुराई राजन, और बाद में फिर उस संगुतई दुराई राजन केस के वजह से क्या आ रहा है, 15 क्लॉज 4 आ रहा है अमेंडमेंट होकर के। ठीक, तो हाँ, वो जो मैंने हेडिंग डलवाई थी वो तो वही है, 1951 का में आया 15 क्लॉज 4 और 1951 के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया, वो चीज़ तो वही है। ठीक है, ये जो केस है, इस केस को कुछ ऐसा मेंशन कर लीजिए कि पहले ये केस आया, मतलब ताकि आपको जब आप समझे तो समझ में आपके आ जाए कि पहले ये केस आता है। उसको जरा एक बार पढ़ के देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके लिखने में कुछ इस तरह लग रहा है कि जो है ये केस बाद में आया है, तो उसको जरा सा अमेंडमेंट कर लो, अपने हिसाब से उसको काट पीट लो। देखो, क्लॉज 1 आया था, क्लॉज 2 था, वो सब था। मद्रास राज्य ने क्या किया कि आरक्षण का प्रावधान कर दिया मेडिकल कॉलेजों में, जिसके विरुद्ध एक व्यक्ति ने मद्रास राज्य के विरुद्ध क्या कर दिया, कोर्ट में चला गया कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये 15 क्लॉज 1 का क्या उल्लंघन है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उल्लंघन मानते हुए उसको निरस्त कर दिया। उसके आरक्षण जो मद्रास राज्य जो आरक्षण का प्रावधान किया था उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सीधे संविधान को उठाएगी ना, वो तो सीधे संविधान देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन है आरक्षण देना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया उस आरक्षण को। तो अब इसके विरुद्ध में संसद क्या करेगी, अमेंडमेंट करेगी और 15 क्लॉज 4 को अब जोड़ देगी 1951 के प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बात समझ आई? ठीक है, निर्णय लेते हुए इसका 15 क्लॉज 1 का उल्लंघन माना, जिसके विरुद्ध संसद में 1951 में पहला संविधान संशोधन पारित किया गया और अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया, जिसके विरुद्ध में संसद के द्वारा 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया और 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया और 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया और 15 क्लॉज 4 को जोड़ा गया तथा इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, कि राज्य सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेषकर एससी एवं एसटी, विशेषकर एसटी एवं एसटी, वो एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान, एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। एससी एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यह सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक की बातों को थोड़ा सा एक बार समराइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। देखिए आर्टिकल 14 भी क्या कह रहा था कि कानून के नज़रों में सब समान होंगे, कानून किसी से भेदभाव नहीं करेगा, राज्य किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। इक्वल प्रोटेक्शन, लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन होगा, इक्वलिटी होगी लॉ के सामने। ये सारी बातें कौन कर रहा था? आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या कह रहा है? आर्टिकल 15 कह रहा है कि सभी लोग जन्म, जाति, धर्म, लिंग और उनके वंश के आधार पर सभी क्या होंगे? समान होंगे। यानी कि ना तो राज्य और ना ही कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, ना तो राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी भी नागरिक से इन आधारों पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लीजिए ये बात लिखी हुई है कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिखी हुई है। अब जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात को तो समझ ही रहे थे कि भाई इस बात से क्या होगी, आगे समस्याएं क्रिएट होंगी। तो उन्होंने क्या कह दिया कि कुछ अपवाद होंगे, और अपवाद ऐसे लिख दिया उन्होंने कि कुछ जो है अपवाद होंगे। भाई 15 क्लॉज है, 15 क्लॉज 2 में तो देखो लिखवाया हुआ मैंने कि कोई भी क्या होगा, मतलब किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा। ये 15(1) और 15(2) में लिखा हुआ है, ना तो सरकारी नौकरियों ना ही किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से। इसमें अपवाद के रूप में क्लॉज 3 भी जोड़ा गया संविधान निर्माता के द्वारा, और क्या कहा गया कि संसद चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, और उसको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और ना ही 14 इनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और 15 क्लॉज 3 में यही लिखा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, ये लिखा हुआ है किसमें? 15 क्लॉज 3 में, ठीक है। और इसी के ही आधार पर मैंने बताया आपको जितने भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, जो भी सारी पॉस्को एक्ट, वो सारा किसके तहत है? इसी 15 क्लॉज 3 के तहत। तो अब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ घरेलू हिंसा अधिनियम में ऐसा कुछ लाया जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तो देखेगी क्या ये बात संविधान में लिखी कि नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट को अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसको सिर्फ संविधान के अनुसार ही डिसीजन देना। तो सुप्रीम कोर्ट ने पलटाया कि हाँ भाई 15 क्लॉज 3 में लिखा तो है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, और सरकार ने कानून बना भी दिया है, बना दिया कानून, तो बस सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसी के आधार पर जजमेंट दे देगी, सब फिट। सोचिए कि आरक्षण की बात, जैसे ये आरक्षण मैंने बताया, आरक्षण का मुद्दा आया। अब यहाँ पर तो कहा गया किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, और अगर 15 क्लॉज 4 को ना जोड़ा जाता, 15 क्लॉज 4 देखिए 1951 में जुड़ा है, बाद में अमेंडमेंट करके, तो अब ये भी संविधान का ही अंग बन गया। मैं कह रहा हूँ 15 क्लॉज 4 को ना जोड़ा जाता और सीधे जो है रिजर्वेशन दे दिया जाता, सीधे सरकार क्या करती, रिजर्वेशन दे देती, तो सीधे हम कहाँ जाते? कोर्ट जाते, और कोर्ट देखती कि क्या ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जो है सरकारी नौकरियों में या उच्च सरकारी संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा इस व्यक्ति को। तो उन्होंने देखा ये तो कहीं नहीं लिखा, सिर्फ लिखा हुआ है 15 क्लॉज 3 में कि महिलाओं और बच्चों के लिए केवल ये अधिकार है, और ये व्यक्ति नाम तो महिला है और ना बच्चा है, तो इसको क्या है, इसके लिए ऐसा कुछ बात ही नहीं है। जब बात नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत क्या करेगा, रिजर्वेशन को कैंसिल। तो इसीलिए रिजर्वेशन लाने के लिए पहले क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया 15 क्लॉज 4, और अब आरक्षण की बात की गई। अब आरक्षण लिखा गया SC ST के लिए। अभी OBC का आरक्षण नहीं, OBC का आरक्षण तो बाद में आएगा, मंडल कमीशन वगैरह को देखेंगे जब OBC का आरक्षण देखेंगे। तो अब क्या है, अब अगर आप केस करेंगे भी, भाई देखिए ना, इसीलिए तो मद्रास राज्य ने क्या कर दिया, आरक्षण दे दिया। तो वो जो संगतराय राजा ने कहा पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, और उसने कहा कि साहब ये तो जो है असंवैधानिक है, संविधान में तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, वो केवल महिला और बच्चों के लिए कहा गया था, इसमें तो ये पुरुषों के लिए भी हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत देखा कि हाँ नहीं लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कैंसिल कर दिया उस आरक्षण को। तो अब संसद क्या लेकर के आई तुरंत, 15 क्लॉज 4। अब ये संविधान का इसको दर्जा मिल गया। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट केवल आधार देख सकता है कि आधार सही है कि नहीं, लिमिट से ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा, बस। और ये सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता। अब इसी तरह लिख लीजिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ठीक है। इसको जोड़ा गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 द्वारा। हाँ, 15 क्लॉज 5 इसको जोड़ा गया है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 द्वारा।
ठीक है, लिखिए जरा इसके बारे में। इसमें यह शामिल किया गया है, इसमें यह शामिल किया गया है कि निजी उच्च, इसमें यह शामिल किया गया है कि निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में, इसमें यह शामिल किया गया है कि निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेषकर एससी एवं एसटी के लिए, विशेषकर एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसको समझ में आ रही है। ये कब की घटना है? 2005 की, जिस समय राइट टू एजुकेशन वगैरह चीज़ें आ रही हैं, जिस समय शिक्षा का अधिकार से संबंधित चीज़ें सरकार क्या कर रही, प्रमोट कर रही है, सर्व शिक्षा अभियान वगैरह। तो उसी समय क्या किया सरकार ने, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट संस्थान हैं, उनमें भी आरक्षण शामिल कर दिया। अभी इस 15 क्लॉज 5 से पहले सिर्फ सरकारी संस्थानों में रहा होगा आरक्षण। तो अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर सरकार किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए ये आदेश पारित कर दे कि इस प्राइवेट कॉलेज को इतनी सीटें, समय देखें अभी है, इस प्राइवेट कॉलेज को इतनी सीटें क्या करनी है, एससी और एसटी समुदाय के लिए फिक्स करनी है, तो वो तो चला जाएगा, कोर्ट चला जाएगा कॉलेज, और क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट इस बात को मना कर देगा, नहीं ऐसा तो कुछ प्रावधान है नहीं। तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने क्या किया, पहले 15 क्लॉज 5 लेके आई, और 15 क्लॉज 5 लाने के बाद उसने क्या कहा कि सभी जो प्राइवेट कॉलेज है उनको भी अपनी टोटल सीटों की 25% सीटें, अभी हम पढ़ेंगे जब, ठीक है, आगे जब शिक्षा का अधिकार जब पढ़ेंगे, तो कहा गया कि जो प्राइवेट कॉलेज है उनको भी, अरे वो नहीं देखे यार, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कौन सी थी यार वो इमरान खान की, तो दोनों ही हैं, इंग्लिश माध्यम है कि हिंदी मीडियम है, जो पहले जो आई थी पुरानी वाली, अभी एक नई आई है जो उसके जस्ट मरने से पहले आई थी, वो शायद वो इंग्लिश मीडियम थी, अंग्रेजी माध्यम जाने कुछ, और जो पहले आई थी वो हिंदी मीडियम थी। तो उसमें वो अपनी जो बेटी है उसका एडमिशन कराने के लिए पूरा उसकी जो जद्दोजहद है अपने बेटी के एडमिशन की, वो पूरी इसमें शामिल है। देखो नहीं देखे, जिसने नहीं देखा तो भैया वो मूवियाँ देखते रहा करो, बहू को सिखाते। उस पूरी मूवी का जो पूरा का सार है वो यही है, अपनी बेटी का एडमिशन कराना। तो बड़े बड़े जो कॉलेज हैं वहाँ सीटें फुल हो चुकी होती हैं, तो फिर कोई बताता है कि इस क्लॉज के तहत और सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज हैं, वो सब 25% अपनी सीटें उनको रिजर्व करके रखनी है। किसके लिए? मतलब ऐसे बच्चों के लिए जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो फिर वो कहता है कि यार सीटें तो सब फुल हो गई, तो उसकी बीवी कहती है मुझे एडमिशन चाहिए हर हाल में। तो अब वो चूंकि वो अमीर आदमी था, बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो क्या करता है, वो जाता है एक स्लम बस्ती में जाकर के रहता है। इमरान खान एक स्लम बस्ती में जाकर के रहता है, मतलब कि अपने आप को बिल्कुल गरीब दिखाता है, सामाजिक आधार पर क्या है, गरीब है, शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा है, ताकि उस 25% सीट में उसकी बेटी को एडमिशन मिल जाए। और फिर वो चेक करने वाला पूरा आता है, बाकायदा चेक करता है कि हाँ तुम, वो तो कहता तुम तो गरीब लगे नहीं रहे हो, अरे तुम तो गरीब लग ही नहीं रहे हो। तो फिर वो पूरा उसको समझाने की पूरी का प्रोसेस है कि कैसे उसको यकीन दिलाए कि वो गरीब है, आखिरकार उसको एडमिशन मिल जाता है उसकी बेटी को। तो ये सब वो क्या है, देखिए प्राइवेट कॉलेजों में सीटें रिजर्व की गई, वो मूवी किस पर आधारित है, इसी हाँ अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 क्या कर दीजिए, करा दीजिए, आधार है, ठीक है। और साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार, वो तुम हो कंफ्यूज, बस तुम हो कंफ्यूज, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अब लिखिए आर्टिकल 16, बहुत दिन चला यार,
15, आर्टिकल 15 बहुत बड़ा चला। चलिए आर्टिकल 16, अब आर्टिकल 16 में भी लिखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 1। यार मुझे लग रहा है कि अब इसको हमें बाईपास का इस्तेमाल करना पड़ेगा नहीं तो ये फंडामेंटल राइट बहुत चले जाएगा यार। आज इकोनॉमिक्स है था शेड्यूल में शायद, है ना, लेकिन मैंने जो है उसको वो है कर दिया। अब कोई मुझसे जो है पूछ सकता है कोवरंटो ना लेके आ जाए, अधिकार परीक्षा आपका क्या अधिकार है कि आप जो है इकोनॉमिक्स या पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है तेज थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, खैर देख लो इसको। आर्टिकल अभी तो यार अभी तो मेन बचा है आर्टिकल 19, बहुत बड़ा है यार। चलिए खैर, अच्छा सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन होता है और इस सारी जो भी नहीं लोग कहते हैं मेरे वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है तो बोले रहते हैं जो भी, तो आर्टिकल 19 जब हम देखेंगे उसका हम आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 हम देखेंगे जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं आपके ऊपर, असीमित नहीं है आपका ये वाक और अभिव्यक्ति, है ना। तो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा लिखे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 लिखना चालू करिए। राज्य के अधीन सभी सेवाओं, राज्य के अधीन सभी सेवाओं एवं नियोजन के लिए, राज्य के अधीन सभी सेवाओं एवं नियोजन के लिए सभी को समान अवसर होगा, सभी को समान अवसर होगा, ठीक है। इसके तहत धर्म जाति, इसके तहत धर्म जाति मूल वंश उद्भव, इसके तहत धर्म जाति मूल वंश उद्भव जन्म स्थान लिंग, जन्म स्थान लिंग या निवास स्थान, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे 15 क्लॉज 2 में तो उसमें निवास स्थान वर्ड नहीं जुड़ा था, ध्यान देना, उसमें जन्म स्थान वर्ड भले ही जुड़ा था लेकिन जन्म स्थान अलग चीज़ है, निवास स्थान अलग चीज़ है। तो वहाँ ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है ये देखिए थोड़ा सा और उससे एक कदम आगे बढ़ा, इसमें 2 वर्ड नए और जोड़े गए, उद्भव और निवास स्थान। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऐसे एवं नहीं है, ये भी पूछी जा सकती हैं कि जन्म स्थान निवास स्थान शब्द को शामिल आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में किया गया कि 16 क्लॉज 1 में किया गया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें क्या किया गया, इससे एक कदम आगे बढ़ा है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान ये सब उद्भव निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, ये अधिकार, पैराग्राफ चेंज करिए, देखिए ये अधिकार सिर्फ भारत के ही नागरिकों को, ये अधिकार सिर्फ भारत के ही नागरिकों को प्राप्त हैं, ये अधिकार सिर्फ भारत के ही नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। अब लिखिए जरा अपवाद, अपवाद में लिखिए 16 क्लॉज 3, अपवाद में सीधे लिखो 16 क्लॉज 3, देखो निवास स्थान को 16 क्लॉज 3 में लिखिए, अपवाद में निवास स्थान को कुछ सरकारी सेवाओं में निवास स्थान को कुछ सरकारी सेवाओं में निवास स्थान को कुछ सरकारी सेवाओं में आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, निवास स्थान को कुछ सरकारी सेवाओं में आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, परंतु ऐसा कानून संसद द्वारा ही बनाया जाएगा, परंतु ऐसा कानून संसद द्वारा ही बनाया जाएगा और पूरे राज्य को एक इकाई मानते हुए ही, और पूरे राज्य को एक इकाई मानते हुए ही बनाया जाएगा, और पूरे राज्य को एक इकाई मानते हुए ही बनाया जाएगा। अर्थात राज्य के किसी एक भाग
अर्थात राज्य के किसी एक भाग के लिए, अर्थात राज्य के किसी एक भाग के लिए निवास स्थान के आधार पर, राज्य के किसी एक भाग के लिए निवास स्थान के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अर्थात राज्य के किसी एक भाग के लिए निवास स्थान के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अब लिखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 लिखिए राज्य, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में लिखिए राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े, राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए और अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए, राज्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए तथा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। राज्य सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। कौन सा? तो ये तो इसी में आ जाएगा ना भाई। देखिए अब 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4, इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा है क्या है? अरे उसमें दिया हुआ है सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाएं। 16 क्लॉज 5 क्या है? उच्च शिक्षण संस्थाएं। किसी कॉलेज में अगर एडमिशन वाली जो बात है तो वो 15 क्लॉज 5 में है, और जो नौकरी में आरक्षण है सरकारी सेवाओं में ये 16 क्लॉज 4 है। तो जब रिजर्वेशन की जब बात आएगी तो उसमें मेंशन किया जाएगा किस आधार पर ये बात की जा रही है। तो अगर किसी कॉलेज में एडमिशन से संबंधित है तो वहाँ पर 15 क्लॉज 5 का जिक्र किया जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट का समय और है, जरा से लिख लो आरक्षण, इसी संबंधित लिख लो, हेडिंग डालो आरक्षण, आरक्षण संबंधित कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। आरक्षण लिखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कॉमा 15 क्लॉज 5 कॉमा 15 क्लॉज 5 एवं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 एवं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण में देखिए 15 क्लॉज 4 क्या था? सरकारी शिक्षण संस्थाएं, 15 क्लॉज 5 प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं और 16 क्लॉज 4 सरकारी नौकरी। ठीक है, तो कहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है इसमें? अनुसूचित जाति, आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति को, आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति को पिछड़ेपन के आधार पर, आरक्षण में अनुसूचित जाति और जनजाति को पिछड़ेपन के आधार पर ब्रिटिश काल में ही चिन्हित कर लिया गया था। ब्रिटिश काल में ही चिन्हित कर लिया गया था, परंतु संविधान में वर्णित सामाजिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया था, अन्य वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया था। आगे देखिए 1953 में काका कालेकर समिति, 1953 में काका कालेकर समिति का गठन किया गया। 1953 में काका कालेकर समिति का गठन किया गया, जिसने लगभग 2900 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में, जिसने लगभग 2900 जातियों को
2900 जिसने लगभग 2900 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में शामिल किया, चिन्हित किया। 2900 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में चिन्हित किया। इसका आधार सामाजिक पिछड़ा वर्ग, इसका आधार सामाजिक पिछड़ा वर्ग या सामाजिक पिछड़ापन, इसका आधार सामाजिक पिछड़ापन रखा गया और जिसके कारण भारत के इतिहास में जिसके कारण भारत के इतिहास में ढूंढे गए, मतलब भारत के एंशिएंट पीरियड से सब ये चीज़ें ढूंढी गई कि कौन सी जाति पिछड़ी है कि नहीं, और इसका जो इतिहास और इसका जो संबंध है और इसके जो आधार हैं वो भारत के इतिहास से जोड़े गए। ठीक है, ढूंढे गए। इस समिति ने कहा कि प्राचीन काल से ही, जिसके कारण भारत के इतिहास से जोड़े गए, और इस समिति ने कहा कि प्राचीन काल से ही कुछ जातियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित, इसने कहा कि कुछ जातियों को प्राचीन काल से ही शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, और उनके व्यवसाय को ही जाति का आधार बना दिया गया था, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद साथ ही जन्म से जाति के निर्धारण की परंपरा में, सामाजिक स्थिति में उनके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन की संभावनाएं भी समाप्त हो गई हैं। ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए। इस समिति को जातियों के अतिरिक्त महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इस समिति में, इस आयोग में महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल करने का प्रावधान किया गया, और इन वर्गों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों में और इन वर्गों में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का सुझाव दिया गया। तो देखिए, महिलाओं के लिए भी अलग से प्रोविज़न रहता है, रिजर्वेशन, क्योंकि महिलाओं को भी पिछड़ी जातियों में शामिल कर लिया गया है। कहा गया कि एंशिएंट, देखिए, और इसके आधार क्या लिए गए, एंशिएंट पीरियड में बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी जो अपने कर्म के आधार पर ही उनका निर्धारण होता था उनकी जाति का, कि भाई मोची का पुत्र क्या होगा, वही काम करेगा, जूते का ही काम करेगा, है ना। जो तांगा चला रहा है तो उसका पुत्र सारथी का ही काम करेगा, जो जो तीर बना रहा है तो उसका पुत्र क्या करेगा, वही काम करेगा, लोहे का ही संबंधित काम। तो एंशिएंट पीरियड में क्या था कि जो जातियां हैं उनको ही क्या बना लिया गया, जातियां कह रहा हूँ, सॉरी, जो उनका कर्म है उसी कर्म को ही जातीय धर्म का आधार बना दिया गया।
इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि भैया वो पिछले जो कुछ वर्ग तो कुछ ऐसे वर्ग तो हैं जो कि एंशिएंट पीरियड से पिछड़े हुए हैं, तो उनके तो उत्थान की जरूरत है ही, साथ में महिलाएं भी तो पिछड़ी हुई थी, महिलाओं को भी कहाँ अधिकार मिले हुए थे। तो कहा गया कि पुरुष वर्ग में तो सिर्फ ऐसी जातियों को ही रखा गया जो कि पिछड़े हैं, लेकिन महिलाओं में पूरी की पूरी महिला जाति को शामिल कर दिया गया, महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल कर दिया गया और उनके लिए भी क्या किया गया, प्रोविजन बनाया गया। और प्रोविजन में क्या है कि इनका उत्थान सुनिश्चित हो सके और ये आत्मनिर्भर हो सकें, इसके लिए उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें 2-4 और लिख लो, पैराग्राफ चेंज करो जरा। इस रिपोर्ट में, अच्छा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा जरा 1-2 लाइन पहले और लिख लो, इसको ना भी लिखो। ठीक है, लिखो इस समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी, इस समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी और 1977 में इस समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी और 1977 में 1977 में पुनः एक समिति और 1977 में पुनः एक समिति बीपी मंडल की अध्यक्षता में, और 1970 में, इसको मैं गायबा करे दे रहा था लेकिन सही नहीं गायब करना, ठीक है, वो जल्दी के चक्कर में ये छूट जाएगा। तो देखिए काका कालेकर समिति आई, उसने 29 जातियों को शामिल किया, महिलाओं को शामिल किया और कहा कि इनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन उस समिति की जो रिपोर्ट है वो क्या हो सके, लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, सरकार ने 1977 में पुनः से एक समिति बनाई बीपी मंडल की अध्यक्षता में, तो लिखिए 1977 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पुनः एक समिति गठित की गई, बीपी मंडल की अध्यक्षता में पुनः एक समिति गठित की गई। यह मंडल आयोग के नाम से जानी गई, यह मंडल आयोग, ये समिति है, यह मंडल आयोग के नाम से जानी गई और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में जारी की, और इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में जारी की। देखिए इस रिपोर्ट में 3743, वो 2900 थे, इन्होंने और बढ़ाया क्राइटेरिया, और इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को, और इस रिपोर्ट में 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में, 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में चिन्हित किया गया, 3743 जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में चिन्हित किया गया। ये जातियां तात्कालीन जनसंख्या का कुल 54% थी। ये जातियां तात्कालीन जनसंख्या का कुल 54% थी। ये जातियां तत्कालीन जनसंख्या का 54% थी और आयोग ने इनके लिए 27% आरक्षण का सुझाव दिया। और आयोग ने, भाई ये जो जितनी जातियां शामिल की गई ना, ये कुल जनसंख्या का 54% थी, और आयोग ने इनके लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया, 27% आरक्षण का सुझाव दिया। फिर देखिए इस समिति की रिपोर्ट 1990 में पीएम वीपी सिंह द्वारा लागू की गई। इस समिति की रिपोर्ट 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा लागू की गई। ठीक है, बस इसको यहीं पर छोड़ दो। अगर इच्छा होगी तो कल आरक्षण का भी थोड़ा सा भी, और मतलब काफ़ी बड़ा प्रोविज़न है। ठीक है, अच्छा इनसे समय समय पर क्वेश्चन इससे पूछता रहता है। ठीक है, समय सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स, मेंस, क्योंकि ये मुद्दा हमेशा, जैसे केन बेतवा लिंग परियोजना 2005 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। 2005 में पहली बार सरकार ने क्या कहा था कि केन बेतवा लिंग परियोजना हम लेके आएंगे, और तब से वो
लगातार क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए, आज भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो गई, क्यों? क्योंकि अभी जो है सरकार ने फंड पास कर दिया। तो ये क्या है, ये हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो हमेशा कोई ना कोई इसमें मुद्दा चलता ही रहता है ना। तो अभी जैसे कागज का देख लिया, मंडल समिति देख लिया, अभी इसके बारे में अभी कुछ केस भी आएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि जो आरक्षण का प्रावधान है कौन कौन सी समिति लेकर के आई, और हमने थोड़ा सा इतिहास देखा कहाँ कहाँ से इसको किस किस आर्टिकल से पावर मिली, फिर समितियाँ अपनी रिपोर्ट में समितियों ने क्या भाई देखिए, जब भी समिति, अगर सरकार को कोई भी संशोधन करना है, कोई भी कानून बनाना है, तो उसके लिए सरकार पहले क्या करती है, एक आयोग गठित करती है, वो आयोग पूरी जांच पड़ताल करती है, वो सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, और उन्हीं रिपोर्ट की, भाई सरकार कोई अंतर्यामी थोड़ा है, IAS वगैरह के उसमें एक रिपोर्ट वो बनाई जाती है समिति, और उस समिति के ही आधार पर ही, रिपोर्ट के आधार पर ही संशोधन किए जाएंगे, या कोई नया कानून लाया जाएगा, या फिर कोई योजनाएं लाई जाएंगी। तो अब ये मंडल समिति वगैरह आई, इन्होंने रिजर्वेशन की बात की, अब जब ये सब हो गया तो फिर सीधी सी बात है कि उसके लिए डिस्प्यूट भी आएंगे, केस भी आएंगे। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट हम केसेस की बात करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।